ऐसा कहते हैं कि एक टीचर आपको एक जगह पर लेकर जा सकता है, आपके लिए दरवाज़ा खोल कर दे सकता है, लेकिन उसके अंदर जाना तो आपको खुद ही है ना। तो कभी भी मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना कि कभी भी किसी भी टीचर पे डिपेंडेंट होकर मत बैठ जाना, इससे आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो हे माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेट। और जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर कर ही लिया था, तो अब बारी है एक दूसरे टॉपिक को कवर करने की। गेस करो कौन सा टॉपिक है। आई होप आप लोगों ने गेस कर ही लिया है। ये है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, ये पूरा का पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। बस जो टिश्यू कल्चर है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। सो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो सिंगल पेरेंट होते हैं। सिंगल पेरेंट होने का मतलब क्या हो गया, उनमें कोई सेक्स सेल्स नहीं होते, उनमें कोई सेक्स गैमेट्स नहीं होते। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई मदर कोई फादर नहीं होता, बस एक ही पेरेंट जो होता है वो स्प्लिट अप हो सकता है या बहुत सारे तरीके से वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। और इन्हीं सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स अमीबा, ठीक है, हाइड्रा, राइजोपस फंगस, प्लानेरिया, स्पायरोजाइरा और साथ साथ में हमारे बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी, जैसे रोज प्लांट है, ये भी हमारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो और देखते हैं आगे हमने क्या लिखा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट टेक्स प्लेस मैनली इन दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडीज हैव सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर करने का मतलब सिंगल सेल्ड, यानी यूनिसेल्यूलर। कुछ मल्टी सेल्यूलर भी करते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट आपके लिए बना रखा है, ये ब्रेन मैपिंग के लिए काम आएगा। और ये क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 6 फॉर्म्स होते हैं, यानी 6 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। क्या? फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक एक को हम लोग बारी बारी से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है फिजन। तो देखो बच्चों, फिजन एंड फ्यूज़न 2 ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है 1 से 2 या 2 से ज़्यादा में बढ़ जाना। और फ्यूज़न का मतलब होता है 2 से मिलकर 1 बन जाना। तो फ्यूज़न वो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, और यहाँ पे फिजन हम पढ़ रहे हैं बायो में। तो देखते हैं फिजन होता क्या है। In this process of fission, a unicellular organism splits or divides to form 2 or more than 2 organisms. तो फिजन रिप्रोडक्शन पार्ट में हम क्या देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है, टूटता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में। इसके 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी वर्ड ही हमारा बना है बाई से, यानी 2। तो फिजन का वो प्रोसेस, यानी हम बोल सकते हैं फिजन का वो टाइप जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में टूट जाए, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया एंड बैक्टीरिया। ये कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो 1 से 2 बन जाते हैं। जैसे अगर हम इस फिगर में देखें, इस फिगर में एक सिंगल पेरेंट अमीबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। धीरे धीरे ये एक न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियस में बंटना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये 2 न्यूक्लियस में बंट जाता है तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी हमारा दोनों सेपरेट हो जाता है, और इस तरीके से एक पुराने अमीबा से एक नए अमीबा का बर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये आप कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये मैंने पैरामीशियम का दिखाया है,
पैरामीशियम जो है वो एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। और साथ साथ मैं कुछ बता देता हूँ, ये जो छोटे छोटे आपके इसके हेयर्स दिख रहे हैं, इस हेयर्स को हम सीलिया कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखोगे। अगर मैं अमीबा की बात करूँ तो अमीबा का स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, या आप इसको अच्छे से देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे लीशमेनिया जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं पैरामीशियम के डिवीज़न की बात करूं तो पैरामीशियम कुछ इस तरीके से यहाँ से डिवाइड होता है। अमीबा कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, उसका न्यूक्लियस अलग हो जाता है। और अगर मैं लीशमेनिया की बात करूं तो लीशमेनिया कुछ ऐसे डिवाइड होता है इस पार्ट में, यानी ये ऐसे और ये ऐसे बन जाता है। और इसके टेल को हम लोग कहते हैं फ्लैजिलम। अब ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टेल को हम फ्लैजिलम कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पैरामीशियम की तो इससे जो सीलिया होता है, सीलिया को हम ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सीलिया। और सीलिया का काम क्या होता है, ये एक पैरामीशियम को आगे पीछे मूव करने में और फूड को अपने अंदर डालने में वो क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है एक और टर्म, दैट इज़ लीशमेनिया। लीशमेनिया होता क्या है, लीशमेनिया एक पैरासाइट है जो एक स्पेशल टाइप का डिजीज़ क्रिएट करता है और जिसका नाम है काला जर। इसको हम लोग इंग्लिश में ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। एंड काला जर इज ऑल्सो नॉन एज लीशमेनियासिस, ठीक है, इसको लीशमेनियासिस के नाम से भी जानेंगे। नेक्स्ट सेकेंड हमारा आता है मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल से ही हमें समझ में आ गया कि बहुत सारे होंगे। बाइनरी से क्या होता था, 2, मल्टीपल से क्या पता चला, बहुत सारे। जैसे इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। और ये कौन करता है, ये प्लाज्मोडियम करता है और अमीबा 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की अगर मैं बात करूँ, प्लाज्मोडियम एक बार में बहुत सारे नए नए छोटे छोटे डॉटर सेल्स को बर्थ देता है। About 100 daughter cells are produced by the multiple fission of one plasmodium cell। एक प्लाज्मोडियम सेल से लगभग 1000 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, 1000। प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट विच प्रोड्यूसेस मलेरिया डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम इज कैरिड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटोज फ्रॉम पर्सन टू अनदर। तो देखो यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम जो है ना वो एक मलेरियल पैरासाइट है। पैरासाइट किसको बोलते हैं बच्चों, एक होता है हमारा पैरासाइट और एक हमारा होता है होस्ट, ठीक है। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। और जिसके बॉडी में वो पैरासाइट रहता है उसको हम होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सर में जो जू होता है, लाइस होता है, वो हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है। तो वो हमारे बॉडी के लिए क्या हो गया, पैरासाइट। वो हमारे बॉडी से क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और हमारे बॉडी को उसने एज अ होस्ट पकड़ रखा है, यूज़ कर रहा है, तो हम उसके लिए एक होस्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, वो खुद जिंदा नहीं रह सकता, उसको किसी की बॉडी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। और ये कौन सी डिजीज़ क्रिएट करता है, मलेरिया। और दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ आता है, वेक्टर। वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा, वेक्टर हम बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ को कैरी करके दूसरी जगह ले जाता है, यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करके दूसरी जगह पे ले जाता है, उसको हम कहते हैं वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो है उसके वजह से कभी आपको मलेरिया नहीं होता, ध्यान रखना, कभी भी फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो के वजह से आपको मलेरिया नहीं होता। वो तो जस्ट एक वेक्टर है, वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को कैरी करके ले जाता है उस पैरासाइट को एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से, क्योंकि उसका वो ब्लड सक करता है। तो उस ब्लड को जब वो लेता है अपने अंदर, तो वहाँ से उसके बॉडी के अंदर क्या चला गया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और फिर वो जिस भी इंसान को काटता है, उस हेल्दी पर्सन को काटता है, उसके बॉडी में वो उस पैरासाइट को इंजेक्ट कर देता है। और जब वो वहाँ पे चला जाता है तो उस इंसान को भी मलेरिया हो जाता है। तो ज़रा यहाँ पे हम लोग गौर से देख लेते हैं, इस पिक्चर को अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस और इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर आपको दिख रहा होगा, ये प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं सिस्ट, ठीक है, याद रखना सिस्ट। और क्या होता है ये सिस्ट ना, इस प्लाज्मोडियम के छोटे छोटे सेल्स को मदद करता है, बचा कर रखता है कि जब तक इसको वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाता ना, तब तक ये बस्ट नहीं करता।
उसके बाद एक समय जब अंदर सारे प्लाज्मोडियम के छोटे 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 सेल्स एकदम बढ़ जाते हैं, उसके बाद इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है और ये सिस्ट टूट जाता है। और जब ये सिस्ट पूरा फट जाता है तो उसमें से छोटे छोटे डॉटर सेल्स निकलने लगते हैं। समझ आ गई बात? आई होप कि आ गई होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड हमारा प्रोसेस है दैट इज बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है बेटा, देखो बडिंग में ना, जैसे मैं अगर इस पिक्चर की बात करूं तो ये हमारा है हाइड्रा। आपको पिक्चर से याद रखना, दिस इज हाइड्रा। अब हाइड्रा के बॉडी में एक छोटा सा बड निकलता है, धीरे धीरे वो बड बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के बाद इसमें भी छोटे छोटे हाइड्रा निकलने लगते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, 1 से 2 बन गया। क्या होता हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता। हमारा स्टमक है ना, मान लो हमारा हाथ है, हम अगर रिप्रोड्यूस करना होता, शायद ह्यूमन बींग अगर ऐसे रिप्रोड्यूस कर रहे होते तो कितना ऑकवर्ड लगता ना कि हमारे बॉडी से जस्ट एक और हाथ निकला, धीरे धीरे उस हाथ से वहाँ पे उसका वो पूरा का पूरा बॉडी फॉर्म हो गया और उसके बाद हमने उसको पकड़ के अलग कर दिया और बस हमारा बेबी स्टार्ट बन गया। सो इट इज़ नॉट सो, ऐसा होता नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बड। एक बड के जैसा वो ग्रो करता है, विच देन डिटैचेज एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। सो सिंपल, सो ईजी। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रा जो है वो सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेल्यूलर नहीं है, ये मल्टी सेल्यूलर है। एंड इट रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, और ये बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। द बर्ड फॉर्म्ड इन हाइड्रा इज नॉट सिंगल सेल्ड, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्ड। और ये जो बर्ड आपको नज़र आ रहा है ना, ये बर्ड, ये कोई सिंगल सेल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेल्ड है। तो खुद हमारा अगर हाइड्रा मल्टी सेल्यूलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो बर्ड है वो भी मल्टी सेल्यूलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, दिस इज कॉल्ड ईस्ट। ठीक है, ये आपको ईस्ट दिख रहा होगा। ये ईस्ट जो है ना वो टाइनी यूनिसेल्यूलर नॉन ग्रीन प्लांट है और ये भी बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। किसके थ्रू करता है? बडिंग के थ्रू। तो बडिंग में हमने क्या देखा? 2। सबसे पहले हमने देखा हाइड्रा, सेकेंड हमने क्या देखा? ईस्ट। ईस्ट क्या है? यूनिसेल्यूलर। हाइड्रा क्या है? मल्टी सेल्यूलर। इस 2 बात को आपको ध्यान रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो अब ईस्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो ये होता कैसे है, नीचे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं वीडियो का। अगर आपको देखना है कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर से ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, आप नीचे जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद यहाँ से एक छोटा सा बड निकलता है, उसके बाद न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये बड जो है वो कई मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। आगे चलते हैं, ईस्ट है क्या? ईस्ट जो है वो एक फंगस है, याद रखना, ईस्ट एक फंगस है लेकिन यूनिसेल्यूलर है। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। नाम से ही हमको पता चल रहा है स्पोर्स, टाइनी स्पोर्स, छोटे छोटे। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। छोटे छोटे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे पिक्चर में, ये छोटे छोटे, इनको हम कहते हैं स्पोर्स। ठीक है, एंड व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट, स्पोर केस जो आपको दिख रहा है, इस स्पोर केस को हम कहते हैं सिस्ट। जैसा कि हमने वहाँ पे देखा प्लाज्मोडियम के केस में, वही यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, इसको हम कहेंगे सिस्ट। ठीक है, तो जब ये सिस्ट टूटता है तो इसके अंदर से छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद ये जिस भी जगह पर बैठते हैं वहाँ से एक नया निकल जाता है। क्या निकल जाता है? और इसी को हम कहेंगे हमारा फंगस। अब बोलोगे सर ये पिक्चर किस चीज़ का है? ये पिक्चर हमारा है राइजोपस फंगस का। आपको ध्यान रखना है, ये पिक्चर है राइजोपस फंगस का, जिसको हम ब्रेड मॉल्ड के नाम से भी जानते हैं। आपने कभी भी ये ब्रेड देखा है? आप एक काम करना, एक ब्रेड लेना और उस ब्रेड को लेकर ना कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए ऐसी जगह पे छोड़ देना जहाँ अगल बगल थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो, वाटर हो, है ना। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद देखोगे वो ब्रेड धीरे धीरे वो काला होने लगेगा। तो समझ जाना उस पर स्पोर फॉर्मेशन हो चुका है,
वहाँ पे नए जो राइजोपस फंगस है वो वहाँ पे आ चुका है और वो धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। यहाँ पे कुछ और टर्म्स हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये छोटे छोटे स्पोर जब एक साथ होते हैं ना तो इसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? स्पोरेंजियम। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। और ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये दोनों, इन दोनों को हम कहते हैं हाइफी। ठीक है, ये इसका स्टेम है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नीचे देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर, इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि पेनिसिलियम फंगस कैसा होता है और कई एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलिन इसी फंगस से बनता है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलियम फंगस। मोस्ट ऑफ द फंगी लाइक राइजोपस फंगस, म्यूकर, बैक्टीरिया एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। होता क्या है कि ये सारी जो, जैसे कि राइजोपस फंगस की अगर मैं बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, म्यूकर की बात करूं, ऐसे बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि फर्न्स एंड मॉजेस, और ये सारे क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या हो गया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाना, है ना। कुल मिलाकर कुछ ऐसा ही है कि जब एक ऑर्गेनिज्म को हम कट करते हैं तो उसके कट बॉडी पार्ट से ही क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, मीन्स उसी का एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं रीजेनरेशन। जैसे कि देखो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजेनरेशन। अगर हमने उसके बॉडी के किसी भी पार्ट को कट कर दिया तो वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीजेनरेशन। द सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा, प्लैनेरिया शो रीजेनरेशन। सबसे ज़्यादा ये जो प्लैनेरिया आपको दिख रहा है ना, इस प्लैनेरिया के रिगार्डिंग मैंने यहाँ एक लाइन लिखा है कि प्लैनेरिया पजेसेस ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन। यानी सबसे ज़्यादा अगर रीजेनरेशन कोई ऑर्गेनिज्म शो करता है तो वो है प्लैनेरिया। यानी एक प्लैनेरिया को अगर आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उससे 3 प्लैनेरिया बनेंगे। अगर उसको आपने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो 6 प्लैनेरिया बन जाएगा। इसीलिए ऐसा कहते भी हैं कि एक प्लैनेरिया किसी भी चाकू के नोक पे भी जिंदा रह जाएगा। यानी अगर आपने एक प्लैनेरिया को काट दिया, सोचा वो मर जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। वो मरेगा नहीं, बल्कि वो 1 से 2 बन जाएगा, 2 से 3 बन जाएगा, 3 से 4 बन जाएगा, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। अब प्लैनेरिया होता क्या है? प्लैनेरिया एक फ्लैट वॉर्म है जो फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाया जाता है या फिर ऐसे स्ट्रीम से पाए जाते हैं जो बहुत ही स्लो मूव करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई डू द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन। आखिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्लैनेरिया की, तो आखिर प्लैनेरिया ही क्यों रीजनरेट कर पाता है? बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या नहीं है, या फिर ऐसा क्या है जिसके वजह से वो रीजनरेट नहीं कर सकता? देखते हैं। रीजनरेशन कैन बी यूज टू रिप्रोड्यूस ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज। तो जनरली रीजनरेशन वैसे ही ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल होता है जिनका बॉडी ना बड़ा ही सिंपल हो, यूनिसेलुलर हो, एक ही सेल से बना हो, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो होता क्या है कि स्पेशलाइज सेल्स यानी कुछ खास सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ही वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। मीन्स इतना लंबा प्रोसेस। सबसे पहले कुछ सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ही ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि किसी भी एक बॉडी पार्ट से उसके पूरे बॉडी को वापस से रिकवर कर लेना। ऐसा नहीं होता है कि हमारे हाथ में कहीं कट लग जाए तो वहाँ से सारे सेल्स ग्रो करने लगे और वो पूरा हैंड जो है वो हमारा बन जाए। या फिर अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, दैट इज़ कि अगर एक डॉग के पूंछ से
एक डॉग के पूंछ से हम पूरे के पूरे डॉग को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्यों नहीं ला सकते? यही है रीज़न। पढ़ लेते हैं। अ डॉग इज़ अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी रीजनरेटेड फ्रॉम इट्स कट बॉडी लाइक हिज कट टेल। उसके कटे हुए टेल से हम वापस से उसको नहीं ला सकते। दिस इज बिकॉज द सेल प्रेजेंट इन कट टेल ऑफ अ डॉग कैन नॉट प्रोड्यूस अदर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, स्टमक, इंटेस्टाइन etc नीडेड फॉर द मेकिंग ऑफ अ कंप्लीट डॉग। तो एक डॉग के टेल में वो सारे के सारे टिश्यूज़, वो सारे के सारे ऑर्गन्स नहीं होते जिससे कि एक डॉग बना होता। फॉर एग्जांपल उसमें हार्ट नहीं होता, उसमें ब्रेन नहीं होता, उसमें स्टमक नहीं हो सकता, उसमें इंटेस्टाइन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स अलग अलग टिश्यूज़ से बने हुए हैं। इसीलिए वो डॉग का टेल कभी भी पूरे डॉग को नहीं रिकवर कर सकता। और इन सभी के लिए हम क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी भी लिंक दे दे रहा हूँ, आप नीचे जाकर ज़रूर चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट हमारा 5th टाइप है, दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन। एंड फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको दिख रहा होगा, डेट इज़ कॉल्ड स्पायरोजायरा। ये स्पायरोजायरा कुछ मान लो इस तरीके का होता है, ठीक है। ये मैं ऐसे पिक्चर बना दे रहा हूँ, ये ऐसे होता है कुछ, ठीक है। जब एक स्पायरोजायरा मैच्योर हो जाता है तो ये अपने आप टूट जाता है, ठीक है, और टूटकर 1, 2, 3 पार्ट्स में बदल जाता है। तो एक स्पायरोजायरा से 3 स्पायरोजायरा तभी फॉर्म होते हैं जब वो स्पायरोजायरा मैच्योर होकर टूटता है। ध्यान रखना, कई बार फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि स्पायरोजायरा या वो ऑर्गेनिज्म जो स्प्लिट तो होते हैं लेकिन वो मल्टीसेलुलर होने चाहिए, एंड सेकेंड जब वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं रीजेनरेशन की बात करूं तो रीजेनरेशन में क्या होता है कि उसके बॉडी में कोई कट लगता है और एक्सीडेंटली किसी कट के वजह से वो क्या होता है, नया रिप्रोड्यूस करता है। और एक तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रीजेनरेशन एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों थोड़े से अलग केस है, और इसके बारे में आप आगे जाकर पढ़ोगे इन हायर क्लासेस कि वाई रीजेनरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्लैमेंटस अलगा प्लांट, वो भी एक प्रकार से फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ही आगे बढ़ता है। The organisms like Spirogyra and sea anemones can reproduce by the method of fragmentation। तो sea anemones, Spirogyra है ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पायरोजायरा क्या है? स्पायरोजायरा एक ग्रीन फिलामेंटस अलगा है, ये एक अलगा है, ठीक है। इसको हम अलगी भी बोल सकते हैं जब बहुत सारे एक साथ हों। और ये कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में पाया जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए ये 2 चीज़ें दे रखी हैं कि रीजेनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो फिजन में बेटा क्या होता है कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो टूटता है 2 और 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, ठीक है। लेकिन फ्रैगमेंटेशन में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में टूट जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाता है जब वो मैच्योर कर जाता है। बस यही डिफरेंस है। ये पीपीटी आप ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको नोट डाउन कर लो, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लंबा समय लगा है मुझे इसको बनाने में, एंड आई होप कि आपको ये पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, आप इसको समझ भी रहे होगे। 6th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है ना कि किसी भी प्लांट के हम कोई पार्ट को ले लेते हैं। अब कोई पार्ट यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखना, स्टेम्स हो सकता है, रूट्स हो सकता है, लीव्स हो सकता है। यहाँ पे फ्लावर नहीं होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि फ्लावर्स से जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। और इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप नीचे जाकर उसको चेक कर सकते हो। तो जब भी प्लांट के हम लिप से, रूट से या स्टेम से, इन तीनों में से किसी से भी हम नया प्लांट ग्रो करवाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपने कई बार देखा होगा कि आप जिस फील्ड में खेलते हो
एक समय होता है बरसात के दिनों की, अगर मैं बात करूं तो वो फील्ड ना पूरा घास से भर जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो दिन ख़त्म हो जाता है, गर्मी का सीज़न आ जाता है, तो उस समय हम देखते हैं कि वो फील्ड पूरा सूख चुका होता है। लेकिन जैसे ही वापस से बरसात होती है वो फील्ड वापस से घास से भर जाता है, उस ग्रास से भर जाता है। आखिर कैसे, हाउ? तो अब इसमें होता क्या है, जो वो ग्रास होता है ना, उसके छोटे छोटे ड्राई सीड्स, कुछ स्टेम्स, वो नीचे वहीं पे गिर जाते हैं और वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। लेकिन जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलता है, उसको वाटर मिलता है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव हो जाने के बाद वहीं से वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो फुल ग्रासेस में फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है प्लांट का, ब्रायोफाइलम। ठीक है, ये ब्रायोफाइलम प्लांट जो होता है ना, वो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। चाहे तो इसका हम स्टेम ले सकते हैं या हम लीफ ले सकते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये ब्रायोफाइलम का है। और इस ब्रायोफाइलम के लास्ट में ये जो साइड का एरिया दिख रहा है ना, ये आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक ब्रायोफाइलम का जो लीफ का एजेस होते हैं ना, इस एजेस से ही प्लांट ग्रो करते हैं। यहाँ से ऐसे आप इसको अगर मिट्टी पे छोड़ दोगे ना ऐसे रख के, तो यहाँ से बहुत सारे प्लांट्स निकल जाएंगे, बीच से नहीं, साइड से निकलता है। ये है हमारा ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट, that is money plants. Money plants can also be grown by the process of vegetative propagation by using its stem. तो अगर हमको मनी प्लांट को ग्रो करना हो तो हम क्या करेंगे, उस मनी प्लांट के स्टेम को लेंगे और स्टेम को लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एक पॉट में लगा देंगे प्रॉपरली, उसको हम वाटर वगैरह फिडअप करते जाएंगे और वो एक नया मनी प्लांट में बदल जाएगा। आपको पता है कुछ इसी तरीके का कंडीशन हम करते हैं रोज़ में, है ना। रोज़ फ्लावर्स जो होते हैं, जब भी हमको रोज़ उगाना हो तो हम उसका स्टेम काट लेते हैं और स्टेम काट के इसको हम क्या करते हैं, एक पॉट में लगा देते हैं और फिर वो पूरा का पूरा रोज़ का प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय ऑफ प्लांट्स बाय यूजिंग ट्यूबर्स। अभी बेटा ट्यूबर्स क्या होता है जरा गौर से देखो। इस ट्यूबर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। अगर मैं एक पोटैटो प्लांट की बात करूँ, ठीक है, एक पोटैटो प्लांट की बात करूं तो ये पोटैटो प्लांट का ये वाला पार्ट, ये मान लो सॉइल है, तो ये वाला पार्ट जो सॉइल के नीचे आपको दिख रहा है, यानी ये जो पोटैटो है, इसको हम कहेंगे ट्यूबर। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे प्लांट। ठीक है, तो ट्यूबर क्या होता है, इसको अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अ ट्यूबर इज अ थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट विच इज स्वोलन विद स्टोर्ड फूड। यानी कोई भी प्लांट का वो थिकेंड स्टेम या रूट जिसमें वो अपना फूड स्टोर करके रखता है, उसको हम कहते हैं ट्यूबर। जैसे कि पोटैटो का ट्यूबर होता है, पोटैटो हमारे ज़मीन के नीचे होता है, तो वो पोटैटो ट्यूबर कहलाएगा। अ ट्यूबर वेजिटेबल इज अ वेजिटेबल विद लार्ज इडिबल बल्ब लाइक रूट्स दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पोटैटो में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। नेक्स्ट, अ ट्यूबर वेजिटेबल डज नॉट कंटेन फैट एंड इज़ लो इन कैलोरीज। इसमें फैट बहुत कम होते हैं एंड कैलोरीज भी बहुत कम होती है। हाँ सॉरी, फैट इसमें होता ही नहीं है। इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट एंड शुड बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्रेस। अगर एक पोटैटो से हमें एक पोटैटो उपजाना हो तो बस पोटैटो को लेके आओ, ठीक है, उसमें छोटे छोटे बड्स दिखेंगे और जैसे उसमें बड्स आ जाए उसको आप ज़मीन में लगा दो और वहाँ से एक नया पोटैटो प्लांट आपको दिख जाएगा। पोटैटो ट्यूबर्स कैन बी यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ पोटैटो प्लांट्स। पोटैटो प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं, पोटैटो सीड का यूज़ नहीं करते। हम अधिकतर जगह पे अगर आप गांव देहात में चले जाओगे, कभी भी गांव में जाके देखोगे, जैसे कि मैं पर्टिकुलरली गांव से ही बिलोंग करता हूँ तो मुझे ये बात पता है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा पोटैटो एक बार में खरीदते हैं, उसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकले हुए रहते हैं, उसको पोटैटो आइस के रूप में कहते हैं। तो वो पोटैटो आइस जब आ जाता है उसमें, तो उसको लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। जैसे एक पोटैटो है, अगर मान लो यहाँ पर आइस आ गई, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर आइस है, यहाँ पर ऐसे करके इतने सारे आइज़ आ गए, ठीक है, इस पोटैटो में। तो अगर आप क्या करोगे ना, इसको पर्टिकुलरली अगर यहाँ से कट करोगे इतना, फिर यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, आप एक पोटैटो को अगर 5 पार्ट में डिवाइड करोगे उसके आइज़ को लेकर, तो वहाँ पे 5 पोटैटो प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। यानी एक पोटैटो से 5 पोटैटो प्लांट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक पोटैटो को पूरा का पूरा होल पोटैटो को आप ज़मीन के अंदर डाल दो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूबर्स।
ट्यूबर्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेम ट्यूबर्स एंड सेकेंड वन इज रूट ट्यूबर्स। पोटैटो जो है वो एक स्टेम ट्यूबर है और स्वीट पोटैटो एक रूट ट्यूबर है। इसको एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिमाग में रख सकते हो। द वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्लांट्स बाय ट्यूबर्स इज मच फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट्स फ्रॉम सीड। अगर हम पोटैटो को ग्रो करने के लिए पोटैटो सीड का यूज़ करें और किसी दूसरे इंसान ने पोटैटो ट्यूबर्स का यूज़ किया है तो डेफिनेटली उससे प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं और ये वीडियो के लास्ट में आपको मैं देते रहूँगा समझाने के बाद। दैट इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, जल्दी से बताओ। स्पाइरोजाइरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ईस्ट। सबसे पहले आपका जो मेथड यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जो नहीं होता उसको एलिमिनेट कर दो। तो स्पाइरोजाइरा हमें पता है स्पोर फॉर्मेशन से होता है, ये तो नहीं होगा। प्लेनेरिया रीजनरेशन से होता है, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बच गया हाइड्रा एंड ईस्ट। अब अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको समझाया था कि हाइड्रा यूनिसेल्यूलर नहीं है। हाइड्रा क्या है बेटा? हाइड्रा है मल्टी सेल्यूलर। हाइड्रा मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। और ईस्ट जो है वो हमारा है डेट इज यूनिसेल्यूलर, ठीक है। तो हमसे वही तो पूछा है कि कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, एंड डेट इज ईस्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स ऑफ द ओल्ड प्लांट। यानी ओल्ड प्लांट के किस किस पार्ट से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्लांट को रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्या वो स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स हैं, स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स है, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है, या स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स है? जल्दी से बताओ, सोचो। सोच लिया? चलो अब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम फ्लावर्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में आपको फ्लावर्स दिखते हैं वो सारे कट कर दो। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर हो गया स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन डेट इज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड के स्लाइसेस में ब्रेड मोल्ड स्प्रेड होगा, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स इन द एयर, यानी एयर में बहुत सारे स्पोर्स होने जरूरी हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक ब्रांच्ड हाइफी, क्या हाइफी का होना वहाँ पे जरूरी है, वो भी बहुत मात्रा में। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। या प्रेजेंस ऑफ राउंड शेप्ड स्पॉन्जिया, या स्पॉन्जिया का होना वहाँ पे जरूरी है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा। आपके ऑप्शंस नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं, वीडियो पॉज करो और सोचो। चलो, आई होप आप लोगों ने आंसर सही कर लिया होगा, टिक लगा लिया होगा, एंड आई होप कि आप सही हो। सो पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले एयर में स्पोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 1 देखेंगे किस में है, नहीं है, इसमें नहीं है तो इसको कट कर देंगे, इसमें भी नहीं है तो इसको भी कट कर देंगे। डैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बच गया। अब देखते हैं ऑप्शन बी, वहाँ पे हाइफी का होना ज़रूरी नहीं है। हाइफी तो तब होगा ना भाई जब वहाँ पे वो पूरा का पूरा ब्रेड मोल्ड आने लगेगा। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे दैट इज़ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अगर आपने एक कोई भी ब्रेड के स्लाइस को अगर कोई भी जगह पर छोड़ दिया और वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से मॉइस्चर आ रहा है, डेफिनेटली 2 से 3 दिन में वहाँ पे आपको राइजोपस फंगस उस ब्रेड पे दिख ही जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 3 यानी सी, ये दोनों के दोनों हमारे सही है। डैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ गए? एंड बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, रिवीजन आपका हो गया होगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। और कौन से वीडियोस चाहिए प्लीज़ नीचे कमेंट करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।